हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम BGLA 136 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जून 2024 का। ओके, तो ये जो है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस का क्वेश्चन पेपर है जिसमें सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 पे हम आ जाते हैं डायरेक्टली। मैच द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कॉलम ए में जो है हमें सेंटेंस दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनके साथ हमें मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी को। आपने हिंदी में पढ़े होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, जो कभी ना मरे वो अमर, इस तरह से एक वर्ड होता है, राइट। इसी तरह इंग्लिश में यहाँ पे आपको बोला गया है कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आंसर्स यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर किए हुए हैं, आप वीडियो को कभी भी पॉज करके आंसर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम ए में सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है रिजल्ट्स दैट आर इजी टू सी। रिजल्ट जो हम आसानी से देख सकते हैं। तो कॉलम बी में इसका जो मैचिंग वर्ड है वो हमारे पास वो है टेंजिबल। बी पे आ जाते हैं। बी सेंटेंस में बोला गया है एविडेंस दैट शोज पीपल योर एबिलिटीज़। वो एविडेंस, वो प्रूफ जिससे आपको आपकी एफिशिएंसी, आपकी एबिलिटीज़ लोगों को शो होती है, दैट इज़ क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं? एक एविडेंस होता है। जैसे कि आपको लॉगिन पासवर्ड मिलता है किसी भी लैपटॉप का या किसी भी चीज़ का, तो वो आपका क्रेडेंशियल है, उसकी आपको यूज़ करने की एबिलिटी है। ओके, सी पे आ जाते हैं ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नो ग्रेट वैल्यू। कोई भी ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है या ग्रेट वैल्यू नहीं होती है, दैट इज़ फ्रिल्स। डी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस। अकॉर्डिंग टू टाइम जब हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट। तो अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस इज क्रोनोलॉजिकल। CHRONOLOGICAL। ओके, ई में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड और शेप्ड बाय ह्यूमन क्राफ्ट। एक ह्यूमन के थ्रू कोई भी जो प्रोडक्ट है या फिर कोई जो है शेप प्रोड्यूस की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट, आर्टिफिशियल फैक्ट। ओके, मतलब जो कोई भी क्राफ्ट है, जैसे कोई मूर्तिकार है, वो कोई मूर्ति बनाता है तो वो क्या है? एक आर्टिफैक्ट है। ओके, चलिए एफ पे आ जाते हैं। अन ऑफिशियल अवार्ड और रिकमेंडेशन। कोई भी ऑफिशियल रिवॉर्ड या कोई भी रिकमेंडेशन, उसको हम बोलते हैं कमेंडेशन। जैसे कि आप एक टीम में वर्क कर रहे हैं, 10 पीपल की टीम है और उसके ऊपर एक मैनेजर जो है टीम को हैंडल कर रहा है। तो मैनेजर अगर टीम में से किसी को प्रमोट करना चाहता है तो किसी मेंबर ने एक पर्सन के लिए रिकमेंडेशन दी बेसिस ऑन हिज परफॉर्मेंस या बेसिस ऑन हिज एबिलिटीज़, तो उसको जो है एक कमेंडेशन बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? कमेंडेशन। ओके, जी में बोला गया एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स। बहुत सारे कंटेंट को बहुत कम शब्दों में एक्सप्रेस करना, उसको हम बोलते हैं कंसाइज। कंसाइज जो एक जनरल वर्ड है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं कि टू बी कंसाइज, मतलब ज़्यादा समय ना लेते हुए मेन पॉइंट को हाईलाइट करना, दैट इज़ कंसाइज। एच कमिंग बिफोर, मतलब पहले, आने से पहले। जैसे कि आई कमिंग बिफोर टू ऑफिस, तो हम ये भी बोल सकते हैं प्रायर टू ऑफिस, प्रायर कमिंग टू ऑफिस। तो प्रायर क्या है? बिफोर के लिए यूज़ होता है। आई इन पीपल इन चार्ज ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़। वो लोग जो न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिक्रूटर्स। ओके, स्टार्टिंग समथिंग, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, इनिशियलाइजिंग। ये सब जो वर्ड्स हैं वो हम वर्क प्लेस पे यूज़ करते हैं और ये कॉलम ए का कॉलम बी के साथ जो मैच है वो आप इसको देख सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में यहाँ से कुछ रिपीट हो जाए, तो प्लीज़ आप जो है सभी आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 5 वर्ड्स दिए गए हैं। पांचों वर्ड्स को यूज़ करके हमें जो है एक सेंटेंस बिल्डअप करने हैं। ओके, तो ये यहाँ पे एक
सेंटेंस मतलब एक वर्ड के लिए हमें 2 मार्क्स मिल रहे, तो हम हर एक वर्ड के लिए 2 सेंटेंस क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वर्ड ले लेते हैं इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? आविष्कार करना या कोई भी नई चीज़ को लेके आना जो अभी तक मार्केट में नहीं है। ओके, तो इनोवेटिव innovative the tech company is known for its innovative solution that revolutionize the industries। innovative का मतलब एक न्यू तरह के तरीके लेके आना, तौर तरीके लेके आना। जैसे कि कोविड के टाइम पे जो है वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल नहीं था, मोस्टली पीपल वर्क फ्रॉम ऑफिस करते थे, लेकिन कोविड के बाद टेक कंपनीज में इनोवेशन क्या आया कि उन्होंने अपने वर्क मोड को स्विच किया फ्रॉम ऑफिस टू work from home। so that is the innovative thinking, and the tech companies are known for its innovative solutions to that revolutionize the industry। ओके, सेकंड सेंटेंस यहाँ पे हम बोल सकते हैं हर इनोवेटिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग वॉन हर द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड। कोई भी एक एम्प्लॉय है उसके लिए बोला गया है कि जो उसकी इनोवेटिव अप्रोच है ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो उसकी वजह से उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कि जिससे कि अच्छा एक मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाना, क्रिएटिव होना। ओके, क्रिएटिविटी इज़ द की टू प्रोड्यूसिंग इंगेजिंग एंड यूनिक कंटेंट। कोई भी कंटेंट राइटर है, अगर वो किसी अदर कंटेंट राइटर का या किसी अदर राइटर का जो है कंटेंट उसका लिखा हुआ कॉपी करके पेस्ट कर देगा तो क्या रीडर्स उसको पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट पहले से अवेलेबल है और रीडर्स उसको पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर किसी राइटर का कंटेंट न्यू तरीके का होगा, एक अलग तरीके से जो राइटर किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, तो लोग उसको पढ़ने में इंटरेस्ट रखेंगे, राइट? तो क्रिएटिविटी इज द की टू प्रोड्यूसिंग इंगेजिंग एंड यूनिक कंटेंट। His creativity shines through his captivating art pieces। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशन। एम्बिशन मतलब किसी भी चीज़ को पाने की चाह, किसी भी चीज़ को करने की इच्छा। ओके, एम्बिशन, हर एम्बिशन ड्राइव्स हर कॉन्स्टेंटली सीक न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। उसके एम्बिशन की वजह से ही वो जो है न्यू चैलेंजेस को सीख कर पाती है और अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल जाती है। His ambition to become a leading entrepreneur keeps him motivated every day। उसका ambition है कि वो एक इंटरप्रेनर बने। ओके, तो इंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो हर उसका ये जो एम्बिशन है उसकी वजह से वो मोटिवेटेड रहता है हर दिन। ओके, नेक्स्ट है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब क्या होता है कि मिल के काम करना। जैसे मान लीजिए मोस्टली कंपनीज में क्या होता है कि जैसे कि आप हायर हुए, आप अकेले वर्क नहीं करेंगे, आपके जैसे कलीग्स की कोई टीम बन जाएगी, राइट? जैसे 10 कलीग्स सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 10 people are working on the same project, that is the team, and one team leader will guide the team to provide them updates like this। okay, whenever there are जब भी कोई challenges आते हैं, मान लीजिए वर्कलोड ज़्यादा आ गया, तो जो टीम लीडर है वो टीम को मोटिवेट करता है कि हमें इस वर्कलोड को कैसे फिनिश करना है, कैसे इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली। तो जो टीम वर्क है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इफेक्टिव टीम वर्क इज़ इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टीम वर्क होना ज़रूरी है। ओके, द टीम्स सक्सेस इज़ अ टेस्टामेंट टू देयर आउटस्टैंडिंग टीम वर्क और कोऑपरेशन। किसी भी टीम, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कोई 10 पीपल की टीम है, 10 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, और वो जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्लाइंट को बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि एक टीम को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी कि हाँ पर्टिकुलर टीम जो है, पर्टिकुलर टीम लीडर की टीम जो है वो अच्छे से काम कर रही है। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि सभी जो एम्प्लॉयज़ है उस टीम के वो सभी वर्क कर रहे, तभी तो वो जो है काम कंप्लीट हो पा रहा है, राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब किसी भी चीज़ में जी जान लगा देना।
ओके मतलब किसी भी चीज़ में मेहनत करना, डेडिकेट करना, किसी भी चीज़ को, खुद को किसी चीज़ के लिए डेडिकेट करना। जैसे कि अभी आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यू आर डेडिकेटिंग योर सेल्फ टू योर स्टडीज़। आप कहीं मोबाइल नहीं चला रहे, आप कहीं कुछ और सॉन्ग्स नहीं सुन रहे, या कहीं घूमने नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। यू आर डेडिकेटिंग योर टाइम एंड एनर्जी टूवर्ड्स योर स्टडीज़। तो डेडिकेशन को यूज़ करके हम दो सेंटेंस हम देख लेते हैं। हर डेडिकेशन टू हर स्टडीज अर्न हर टॉप ऑनर्स इन हर क्लास। सेकेंड सेंटेंस है द एथलीट्स डेडिकेशन टू ट्रेनिंग इज एविडेंट इन देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग दैम फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। हमें ये जो सेंटेंसेस गिवन है, 5 सेंटेंसेस गिवन है, इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ। द टीचर इज टीचिंग द कोर्स। जो कोर्स है वो टीचर पढ़ा रही है, तो इसको हम पैसिव में लिख सकते हैं द कोर्स इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। सेकंड सेंटेंस है राम ड्रॉज द पेंटिंग। राम पेंटिंग बनाता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि पेंटिंग इज ड्रॉन बाय द राम। द पेंटिंग इज ड्रॉन बाय राम। पेंटिंग जो है वो राम के द्वारा बनाई जा रही है। ओके थर्ड सेंटेंस है एवरीवन लाइक स्वीट्स। सबको मिठाइयाँ पसंद है। ओके तो इसको हम लिख सकते हैं मिठाइयाँ जो है वो सबके द्वारा पसंद की जाती है, तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाय एवरीवन। फोर्थ सेंटेंस है श्याम इज बाइंग अ न्यू हाउस। श्याम एक नया घर खरीद रहा है। इसको हम पैसिव में लिख सकते हैं जो नया घर है वो श्याम के द्वारा खरीदा जा रहा है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अ न्यू हाउस इज बीइंग बॉट बाय श्याम। देखिए इसमें बाइंग से बॉट हो गया, मतलब जो भी चीज़ हो रही है उसको जो है थर्ड फॉर्म में लेके आना है, डिफरेंट फॉर्म में लेके आना है। ओके हैव यू फिफ्थ सेंटेंस है हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट। क्या आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है? तो ये क्या है? एक एक्टिव वॉइस है। इसको हमें पैसिव में करना है, तो हम क्या बोलेंगे क्या आपका असाइनमेंट आपके द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है। ओके तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हैज़ योर असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू। देखिए हैव जो है वो हैज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके हैज़ योर असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट है ए पार्ट जिसमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, और बी पार्ट में जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड, जो हमें मतलब जैसे बोला गया है वैसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, हर एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमें 1 मार्क्स मिलेगा। ओके तो यहाँ पे क्या है, हमें एक वर्ड दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट जो पार्ट है उसमें लिखा है थिंक केयरफुली बिफोर यू जॉइन योर न्यू असाइनमेंट। ओके तो यहाँ पे जॉइन वर्ड को यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक में यूज़ करना है। जॉइन में किस फॉर्म को आप यूज़ करोगे, किस तरह से यूज़ करोगे, ये मैटर करता है, उसी के मार्क्स है। ओके तो इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। थिंक केयरफुली बिफोर ज्वाइनिंग योर न्यू असाइनमेंट। आपको ऊपर पूरे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे आप आंसर्स को देख के पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया था यूज़ द वर्ड ज्वाइन। थिंक केयरफुली बिफोर योर न्यू असाइनमेंट, ज्वाइन वर्ड का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे ज्वाइन की जगह ज्वाइनिंग यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि गिरंड यहाँ पे ज्वाइनिंग का यूज़ करके हमें ज्वाइन का वर्ड को यूज़ करके कंप्लीट करेक्ट फॉर्म में यूज़ करके इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ओके अब सेकंड है डैश टू जॉब एडवर्टाइजमेंट इज अ स्किल दैट फ्रेशर मस्ट लर्न। अब रिस्पॉन्ड को हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट इज अ स्किल दैट अ फ्रेशर मस्ट लर्न। तो यहाँ पे इसके आंसर्स है, सेकंड का आंसर है रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट इज अ स्किल दैट फ्रेशर्स मस्ट लर्न। थर्ड में प्लीज रिमूव द ब्रोकन चेयर्स फ्रॉम द हॉल। शी रीच्ड द मीटिंग पॉइंट वेल बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। फिफ्थ है व्हाट वुड हैपन इफ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन। सिक्स्थ है व्हाट वुड हैपन इफ वी रिफ्यूज्ड द ऑफर।
सिक्स्थ है, इफ somebody walked in here with a gun I had be frightened. सेवेंथ है, आई एम श्योर सतीश वुड अंडरस्टैंड इफ यू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम. नाइन्थ है, वी मस्ट गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट. टेंथ, द अपोनेंट सेट अपोजिट टू ईच अदर. ओके, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लिया है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स अराउंड 150 वर्ड्स ईच. यहाँ पे हमें दो टॉपिक्स दिए गए हैं, टॉपिक ए एंड टॉपिक बी. दोनों पर ही हमें जो है शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, जिसमें कि हमें 150 वर्ड्स का यूज़ करना है. और दोनों शॉर्ट नोट के लिए हमें 10 मार्क्स मिलेंगे. एक के लिए 10 मिलेंगे, सेकंड के लिए 10 मिलेंगे, तो टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 है. ओके, चलिए फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इसेंशियल ऑफ गुड कस्टमर सर्विस. मतलब एक अच्छी कस्टमर सर्विसेज क्यों ज़रूरी है, अच्छी कस्टमर सर्विस क्यों ज़रूरी है. ओके, फिर सेकंड पॉइंट है वर्क प्लेस एटिकेट. वर्क प्लेस पे जो एटिकेट्स होने चाहिए वो क्या क्या है. तो सबसे पहले इसेंशियल ऑफ गुड कस्टमर सर्विसेज पे जो ये नोट शॉर्ट नोट है इसे हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके, गुड कस्टमर सर्विस इज द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस. At its core, it requires effective communication, including active listening to understand customer needs and responding with clarity and empathy. Promptness is crucial. Customers appreciate timely responses and swift resolution of their issues. Product knowledge is another key aspect. Staff should be well informed about the products or services to provide accurate information and assistance. Personalization enhances the customer experiences. Addressing customers by name and tailoring interactions to their preferences makes them feel valued. Problem solving skills are essential to handle complaints or issues efficiently. Finally, a positive attitude can significantly impact customer satisfaction as friendly and courteous services leaves a lasting impression. ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो शॉर्ट नोट पढ़ा है वो कस्टमर सर्विसेज पे है. यहाँ पे जो ये बोल्ड है ना वर्ड्स, प्रॉम्प्टनेस, प्रोडक्ट नॉलेज, पर्सनलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सब वर्ड्स को जो है आप कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कस्टमर सर्विस पे आपको जो है एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, तो आप इस जो पॉइंट्स है वो डाल सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया है, पहले तो इम्पोर्टेंस बताई गई कि कस्टमर सर्विस क्यों इम्पोर्टेंट है. क्या इम्पोर्टेंस है कस्टमर सर्विस की, पहले आप मुझे ये बताइए कस्टमर सर्विसेज होता क्या है. हम कोई भी सामान खरीदते हैं, हर एक सामान का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है. जैसे कि आपने जो है कोई भी मोबाइल परचेज़ किया, ओके, अब मोबाइल जिस कंपनी से परचेज़ किया उसमें आपने परचेज़ कर लिया, पैसे दे दिए, शॉप पे आप पैसे दे के आ गए. उसके बाद आपके मोबाइल में कुछ इश्यूज आने लग गए, ठीक है, तो आप एक कस्टमर है और आप अब उसको जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदा उसमें आपको दिक्कत आ रही है. दिक्कत आने के बाद आप जो है दोबारा जो कंपनी है उसको कांटेक्ट करेंगे कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ में ये दिक्कत आ रही है. तो कंपनी के लिए कुछ ना कोई पर्सन होना चाहिए जो आपको रिस्पॉन्ड बैक करे. तो वो होते हैं कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव, जो आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट. आफ्टर सेल जो सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है उसको हम बोलते हैं कस्टमर सर्विस. तो कस्टमर सर्विस का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये होता है कि कस्टमर के जो इश्यूज़ है, कंसर्न है, पहले उसको अच्छे से सुने. एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए. और जो भी कस्टमर सर्विस एसोसिएट है वो अच्छे से कम्युनिकेट करना जानता हो, अच्छे से बात समझ पा रहा हो कस्टमर की. ज़्यादातर कस्टमर सर्विस बाय द कॉलिंग होती है. आप कस्टमर सर्विस में कॉल सेंटर में कॉल किया होगा कभी आपने, तो जो कॉलिंग एजेंट्स है वो बैठते हैं. तो कॉलिंग एजेंट में ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए कि वो जो है आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुने, उसको समझे, फिर उसके बाद जो है प्रॉम्प्टली जो सॉल्यूशन उसके पास हो सकता है, जो उसको प्रोवाइड किया गया है प्रोडक्ट नॉलेज के दौरान, वो सॉल्यूशन आपको वो बताए. ओके, और कई बार क्या होता है कि अभी कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने ख़रीदा और उसके बाद दिक्कत आने लग गई इस प्रोडक्ट में, तो जो कस्टमर्स है वो
मेनली एंग्री हो जाते हैं, एनोए हो जाते हैं। तो जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट है उसको पर्सनलाइजेशन आनी चाहिए, अच्छी इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए और इम्पैथी दिखानी चाहिए कस्टमर के लिए, ताकि वो उनको मतलब शांत कर सके, ज़्यादा एनोए ना करे। ओके, तो दिस आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड कस्टमर सर्विस। आई होप कि आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। सेकंड पे आ जाते हैं वर्क प्लेस एटिकेट। वर्क प्लेस पे क्या क्या एटिकेट्स है जो किसी भी एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने चाहिए। वर्क प्लेस एटिकेट पहले रीड आउट करेंगे, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। ओके, वर्क प्लेस एटिकेट। Workplace etiquette encompasses the unwritten rules of conduct that facilitate a harmonious and productive work environment. Professionalism is a paramount, including punctuality, dressing appropriately, and maintaining respectful demeanor. Communication should be clear and courteous, whether in person, via email, or over the phone. Collaboration and teamwork are enhanced by showing the respect for colleagues' opinions and contributing positively to group efforts. Confidentiality must be upheld to protect sensitive information. Being mindful of personal space and minimizing distraction, such as excessive phone use or loud conversation, is also important. Lastly, demonstrating reliability by meeting deadlines and commitments build trust and respect within the workplace. देखिए, अभी जो हमने ये शॉर्ट नोट पढ़ा है ये वर्क प्लेस एटिकेट्स पे पढ़ा है। एटिकेट्स का मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स या जिम्मेदारी है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि हमारे अंदर क्लिनिक एटिकेट्स मतलब क्लीनिंग हैबिट्स होती है जो हमारे को बचपन से ही बताई जाती है कि गंदगी में नहीं बैठना, स्कूल में अच्छे से ड्रेस होके जाना। तो ये क्या है? एक तरह से एटिकेट है। एटिकेट मतलब कुछ आदतें, अच्छी आदतें। ओके, तो जब हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे क्या एटिकेट हमें फॉलो करना चाहिए? देखिए, कोई भी ऑफिस जा रहा है तो सबसे पहला एटिकेट यही होता है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। आप कुछ भी बात कर रहे हैं वो प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। आप किसी से उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते, ना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको ज़्यादा बताना है। तो सबसे पहला जो है प्रोफेशनलिज्म जो है एटिकेट वो होना चाहिए। जो वर्क प्लेस एटिकेट्स है ना वो कहीं लिखे हुए नहीं होते, बट ये एक पर्सन में अंडरस्टूड है जो जॉब करने जा रहा है उसके अंदर ये एटिकेट होने ही चाहिए। मतलब सबसे रिस्पेक्ट से बात करनी है, चाहे आप किसी से फेस टू फेस 1-on-1 बात कर रहे हैं या किसी से ईमेल के थ्रू बात कर रहे हैं, और आपकी जो कम्युनिकेशन है ना वो क्लियर होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। आप जो है टीम में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ रहे। ऐसा नहीं कि मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे उससे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं होता। ऑफिस में बात सबसे करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वर्क प्लेस एटिकेट आज के समय में रिक्वायर्ड है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कि मतलब आप जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको एक इन्फॉर्मेशन पता चली प्रोजेक्ट के बारे में कि आफ्टर 5 ईयर्स प्रोजेक्ट में कुछ अप एंड डाउन आने वाले हैं, या तो प्रोजेक्ट ज़्यादा हाई लेवल पे जाने वाला है, सैलरी बढ़ने वाली है, या कैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली और आप उस इन्फॉर्मेशन को आपके पास वो इन्फॉर्मेशन इसलिए आई बिकॉज यू आर द अलाउड पर्सन फॉर दिस दैट इन्फॉर्मेशन। अब आप किसी और पर्सन को वो जो है इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। और पर्सनल स्पेस लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आपके साथ ऑफिस में बोलता है कि चलिए हम कैफेटेरिया चलते हैं, और उसके बाद आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हो, आप उसको बोल रहे हो चलो मेरे साथ वॉशरूम चलो, चलो मेरे साथ यहाँ चलो। तो किसी के पर्सनल स्पेस में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। यू आर अ डिफरेंट एम्प्लॉय, यू आर इन ऑफिस टू वर्क एंड अर्न मनी। आप ऑफिस जा रहे हो, वर्क करने जा रहे हो, किसी अदर पर्सन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सबको जो है पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करना। जैसे कि ऑफिस में मान लीजिए 3 और 4 फ्रेंड्स बन गए, कलीग्स जो है वो अच्छे से फ्रेंड्स बन गए, बात कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, और एक अदर एम्प्लॉय है जो अपना काम कर रहा है बट उसको जो बात कर रहे हैं उनकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये क्या है, एक वर्क प्लेस एटिकेट का जो है एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे। जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक वर्क प्लेस एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे, जो कि करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन, प्रिपेयर अ ब्रीफ CV
curriculum vitae for a job that you wish to join. Organize your points under various headings like educational qualification, पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। अभी इसने जो है सीवी बनाने के लिए बोला है जो जॉब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और अपने जो पॉइंट है उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इन सब में जो है आपको बनाना है। अभी जो मैंने क्या किया है कि मैंने एक टेम्पलेट जो है यहाँ पे लेके आई हूँ। उस टेम्पलेट को आप फॉलो करके खुद से जो है सीवी बना सकते हैं। बट जो टेम्पलेट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो में, वो टेम्पलेट हर एक क्वेश्चन पेपर में आपका चल जाएगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पेपर के लिए आंसर प्रोवाइड करती तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, बट एक जो फॉर्मल सीवी का एक फॉर्मेट होता है वो यहाँ पे है। ओके, तो मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। सबसे पहले नेम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जो है सीवी में सबसे ऊपर आपकी जो है पर्सनल डिटेल्स आएगी। फिर उसके बाद ये आएगा कि आपके करियर के गोल्स क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो जिस पोजीशन से आप अप्लाई कर रहे हो। फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगी कि कौन सी डिग्री किस ईयर में की है, कौन से इंस्टीट्यूशन से की है और किस स्पेशलाइजेशन में की है। ओके, फिर उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आप इससे पहले काम कर चुके हैं तो आपने किस कंपनी में काम किया है, उस कंपनी में आपका रोल क्या था, वो कंपनी कहाँ पे थी और कहाँ कब से कब तक आपने काम किया है और उसमें क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है स्किल्स, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है जो आपकी इस जॉब के लिए सुटेबल है। फिर सर्टिफिकेशन, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स किया है। ओके, फिर अचीवमेंट, जो आपने प्रीवियस कंपनी में काम किया है उससे आपको क्या क्या अचीवमेंट हुई, आप स्टार परफॉर्मर थे, गुड कस्टमर सर्विस एसोसिएट की आपकी जो है एक अचीवमेंट मिल गई, तो उन सबको आप जो है लिख सकते हैं। लैंग्वेजेस, जैसे कि आपको हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि मान लीजिए लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है, मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी है, लैंग्वेज 2 मेरी तेलुगु है, लैंग्वेज 3 मेरी इंग्लिश है, तो मैं उन पे लिख सकती हूँ। और लैंग्वेज 1 हिंदी में मैं कितनी प्रोफिशिएंट हूँ, 100% प्रोफिशिएंट हूँ, 20% प्रोफिशिएंट हूँ, प्रोफिशिएंसी लेवल A1 B A1 B1 A2 B2, इस तरह से आप मेंशन कर सकती हैं। ओके, इंग्लिश में आपका लेवल क्या है, A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, इस तरह से आप प्रोफिशिएंसी लेवल आप बता सकते हैं। तो ये तो था सीवी का फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 6th क्वेश्चन। प्रिपेयर अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट फर्म। कोई कॉर्पोरेट फर्म है, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें उनको एक मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी। तो आप जो है उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए आपको जो है एक लेटर क्रिएट करना है, जॉब एप्लीकेशन लेटर क्रिएट करना है। ओके, तो जॉब एप्लीकेशन लेटर में सबसे पहले हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका सिटी, स्टेट, जिप कोड एंड फ़ोन नंबर एंड डेट। ओके, फिर उसके बाद हायरिंग मैनेजर, डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम एक्साइटेड टू सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर द मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन एट द कंपनी। जो भी कंपनी का नाम एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड किया गया था उस कंपनी का नाम वहाँ पे आप लिख देंगे। With a comprehensive background in marketing and a proven track record of driving growth through innovative strategies, I am eager to bring my expertise to your esteemed organization। देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये कुछ प्रोफेशनल वर्ड है जो नॉर्मली भी यूज़ किए जाते हैं फॉर क्वेश्चन पेपर, बट ये कंपनीज में अगर आप जाएंगे, कभी आप इन फ्यूचर जॉब करने चाहेंगे, तो इस तरह के जो फॉर्मेट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स या इनको जो है इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, in my previous role at previous company, I successfully led numerous marketing campaigns that significantly enhanced brand awareness and revenue. For instance, my strategic digital marketing initiative resulted in a 40% increase in our online presence and a 25% boost in sales within the first year. I am adept at utilizing various marketing channels, analyzing marketing trends, and creating compelling content to engage target audience effectively.
What excites me about this opportunity at your company is your commitment to pioneering marketing strategies and fostering a dynamic environment. Am I confident that skills in my SEO, content creation, data analytics, and team leadership will make a valuable contribution to my marketing efforts? इंक्लोज इज माई रिज्यूमे। जो भी आप लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आपको लास्ट में ये ज़रूर लिखना है कि मैं आपका अपना जो है रिज्यूमे इंक्लोज कर रहा हूँ, साथ में अटैच कर रहा हूँ, जिससे कि आपको जो है फर्दर डिटेल्स मिल जाए और आप जब भी ये मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं फॉर इंटरव्यू या कुछ भी फॉर अदर कम्युनिकेशन, यू कैन सेंड मी द वेन्यू एंड लेट मी नो फॉर द फर्दर अपडेट। ठीक है, और उसके बाद थैंक यू करके और फिर फील फ्री टू पर्सनलाइज करके कि यू कैन कॉल मी ऑन दिस, ये भी आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे जो कोर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है। ये जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन पेपर के बिहाफ से भी और वैसे भी नॉर्मली आप रियल लाइफ में जॉब्स के लिए जब अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपको ये कोर्स करने, इसको पढ़ने से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोजिशन ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन अ रेप्यूटेड इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप जो है एक प्लान कर रहे हैं कि आपको एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट चाहिए इन अ रेपुटेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंग्लिश का, वहाँ पे आप जो है रिसेप्शन की जॉब करना चाहते हैं। राइट आउट 10 क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड एंड योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। आप जब इंटरव्यू से पहले जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे। अभी आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो? रिसेप्शनिस्ट के लिए। तो रिसेप्शनिस्ट में आप अपने माइंड से सोचिए कि वो क्या पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो वो 10 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और उनके आंसर्स प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहला यूनिवर्सल जो क्वेश्चन है, फन क्वेश्चन, कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ब्रीफ मी अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, कैन यू टेल अस लिटिल अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें एक आंसर का फॉर्मेट दिया गया है, आई हैव अ बैकग्राउंड। तो आप अपना जो है नॉर्मल सा जो है इंटरव्यू में जो इंट्रोडक्शन है वो दे सकते हैं, माय नेम इज़ दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस फैमिली एंड माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट दिस, एंड उसके बाद जो आप भी ऐड करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रिसेप्शनिस्ट के लिए वो दे रहे हैं इंटरव्यू, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। तो आंसर है, आई हैव अ बैकग्राउंड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टमर सर्विस with over 3 years of experience working as a receptionist. I am proficient in managing front desk operation, handling inquiries and providing excellent support to students and staff. जो भी आपका आंसर होगा ना वो रेलिवेंट टू पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन के रेलिवेंट होना चाहिए, उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एट आवर इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? Answer, I am passionate about education and believe in the transformative power of language learning. I admire the reputation of institute for providing high quality English training and I am excited about the opportunity to contribute a positive learning environment. Third, हाउ डू यू हैंडल अ हाई वॉल्यूम ऑफ कॉल्स एंड विजिटर? आप जब कॉल्स या विजिटर्स की वॉल्यूम हाई होगी तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? आंसर, आई प्रायोरिटाइज टास्क efficiently and use an organized approach to manage multiple responsibilities. By staying calm under pressure and systematic method, I ensure that each caller and visitor receive prompt and courteous service. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज अ रिसेप्शनिस्ट? एज अ रिसेप्शनिस्ट आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है? माई स्ट्रेंथ इंक्लूड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, अ फ्रेंडली एंड वेलकमिंग demeanor and strong organizational abilities. I am also tech savvy, which helps me manage scheduling and administrative tasks efficiently. हाउ वुड यू हैंडल अ डिफ़िकल्ट और अपसेट स्टूडेंट और पेरेंट? कोई भी अपसेट स्टूडेंट या कोई भी अपसेट पेरेंट आपके पास आता है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? I would listen to their concerns attentively, remain calm and show empathy.
I would ensure them that their issues is important and work to find a satisfactory resolution, either by addressing the problem myself or directing them to the appropriate staff member. Question number 6, can you describe a time when you had to multitask effectively? क्या आप मुझे बता सकते हैं जब आपने कोई मल्टीटास्क जो है वो अच्छे से हैंडल किया था? In my previous job, I often handled phone calls while greeting visitors and managing appointment schedules. For example, during a busy enrollment period, I managed to balance answering inquiries, processing applications, and coordinating with the staff to ensure smooth operation. Question number 7, what do you know about your institute and its program? Your institute is known for its comprehensive English language courses that cater to various proficiency language levels from beginners to advanced learner. You also offer specialized training for the professional communication and academic English, which attracts a diverse student body. Question number 8, how do you stay organized and ensure that the tasks are completed on time? I use digital tools like calculators, calendars, and task management apps to keep track of deadlines and appointments. I also maintain a to do list and prioritize tasks based on urgency and importance, ensuring that everything is completed efficiently. Question number 9, what role do you think a receptionist play in the role overall student experience? A receptionist is often the first person of contact for students and visitors, setting the tone for their experience by providing a warm welcome, accurate information, and timely assistance. A receptionist can significantly enhance the overall satisfaction and impression of the institute. Question number 10, why should we hire you for this position? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और हर इंटरव्यू में पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया है यहाँ पे, वाई शुड वी हायर यू फॉर दिस पोजिशन? I bring a blend of strong administrative skills, a friendly personality, and a genuine interest in supporting students and staff. My experience and proactive approach make me an ideal fit for ensuring the smooth operation of your front desk and contributing positively to the institute environment. जो क्वेश्चन नंबर 10 ना जिसमें पूछा जाता है कि भाई हम क्यों हायर करें आपको इस पोजीशन के लिए, तो उसमें आपको यही बताना है कि हाँ मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो बैकग्राउंड है वो इस पोजीशन के लिए बेस्ट फिट है एंड आई एम ईगर टू जॉइन दिस कंपनी. ओके, तो यहाँ हमारा जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है पूरा. आप जो है इसको पूरा पॉज करके वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, आंसर्स को पढ़ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम.